बड़ा सवाल कैसे बनेगी बात, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीएए एनआरसी को लेकर के अगर काविशें शुरू भी हो रही हैं तो उसका उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, सरकार भी अपने ढंग से कोशिश कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह खुद जाकर के रैलियों के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बात पर सियासत हो रही है। और इधर एमआरएम के जरिए भी एक कोशिश हुई, जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली मुसलमानों की तंजीम है, उसमें भी आज मुजाहरा हो गया, सीएए के खिलाफ नारेबाजी हो गई। सीमा जी, ये सब अपने ही नजरिए में कैद हैं, तो क्या ये ऐसे रहेंगे? जमहूरियत में नजरिए होना कोई नई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन डायलॉग भी बहुत जरूरी है। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। देखिए इमरान भाई, अब सीएए के मुद्दे को आए हुए ठीक ठाक समय बीत चुका है। शुरू में कंफ्यूजन क्रिएट हुई, ये माना जा सकता है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये भी माना जा सकता है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखिए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक ग्रुप ने ये मन बना लिया है कि हम अपनी स्थिति से टस से मस नहीं होंगे और हम इस विरोध को एज सच कंटिन्यू रखेंगे। तो या तो ये एक ईगो का इशू बन चुका है और या फिर एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि इंद्रेश जी की सभा में जिस तरीके की, इंद्रेश जी आरएसएस के हर कोई जानता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो लोग शामिल हैं वो भी तो मुसलमान हैं, उनको डर क्यों नहीं लग रहा? अगर इंद्रेश जी वहां पे आकर के बात करके सीए पे जो भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि इंद्रेश जी का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अगर वहां पे वो एक डायलॉग करना चाह रहे थे तो उनका वहां पे विरोध करना, ये कहां तक हम जायज ठहरा सकते हैं? दूसरी मेरी बात यहाँ पे एक ये भी बहुत जानना महत्वपूर्ण है कि मुझे, अगर अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, होम मिनिस्टर ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, सारे मिनिस्टर्स ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, पीएम ने ये तक बोला कि हमारे नेता डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाएं। इतने सारे क्लैरिफिकेशन के बावजूद अगर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी नागरिकता जा रही है, जबकि आप 2 पेज का ये एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, इसको पढ़ के देख लीजिए, इसमें नागरिकता जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय मुसलमान है उसको डर किस चीज का है जब ये उसकी नागरिकता को। मैडम, सबसे बड़ी बात, मेरे पास भी अब्दुल साहब का सवाल था, उनको ये है ना कि जब एनआरसी, जैसा कि वजीर दाखिला कहते हैं, कई बार कह चुके हैं एनआरसी करेंगे, होगी तो फिर आपको पता असम जैसा हाल होगा। मेरी बात, और ये उनके जहन में बैठा दिया गया। अब यासिर जिलानी साहब, फिरोज बख्श साहब नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या किया जाए? और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं निकालना चाहते हैं क्योंकि वजीर दाखिला खुद कहते हैं कि 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बयान भी तो इस तरह के आते हैं, बयान भी इस तरह के आते हैं कि सब अपने अपने ढंग से पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मसला वो भी तो है ना मैडम। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कल को एनआरसी आता भी, जैसे सीएए भी है, डेमोक्रेसी में विरोध का भी तो एक तरीका होता है ना। आपको अगर सीए पे आपत्ति है, आप कोर्ट चले गए, अब कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो भी निर्णय होता है, चाहे वो जो भी पिछले मसले हुए उसमें किसी न किसी पार्टी के फेवर में उसने माना, जो हारा उसने भी माना। सीए पे अगर आपको कोई आपत्ति, यहाँ पे लोग खुद ही बता दे रहे हैं कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट वहां बैठी है और आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उस पर पूरी की पूरी सड़कों को जाम करना, पत्थरबाजी करना, हिंसा करना, ये डेमोक्रेसी में विरोध का तरीका किसी हालत में नहीं है। दूसरी बात, कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हैं, महिलाएं आपने नहीं देखी, छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं सर्दी में, क्यों बैठे हैं वही तो कहा जा रहा है ना। आपने क्या, हमने क्या पत्थरबाजी नहीं देखी? हमने नहीं देखा कि पुलिस वालों को किस तरीके से मारा गया है? क्या हम ये कह सकते हैं कि विरोध का वो तरीका एक प्रजातंत्र में जायज तरीका माना जा सकता है? ये एक सवाल यहाँ पे ये भी है। प्रोटेस्टर्स होकर के आप हमेशा विक्टिम की बात नहीं कर सकते हैं। हर चीज के प्रोटेस्ट करने का एक राइटफुल तरीका होता है। और दूसरी बात, जहां तक आप, कांग्रेस सवाल ही करती ना सीमा जी की ये सब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही क्यों होता है? हमारे राज्यों में भी तो मुजाहरे हुए, वहां पर तशद्दुद नहीं हुआ, वो पुलिस पर ब्लेम करते हैं। ये भी तो रहा है ना, राजनीति भी तो अपने चरम पे। ममता बनर्जी कहती है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इस मामले में अकेले लड़ूंगी, मैं हूं इस मामले की कायद नेता। देखिए, ये भी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। ये एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी से रिलेटेड इशू है। और अगर आप भारत के पूरे इतिहास को उठा के देखिए तो चाहे आप पारसी आए हो, चाहे यहूदी आए हो, चाहे तमिलियन आए हो, चाहे मुस्लिम्स भी आए हो, उनको भी यहाँ पे समय समय पर नागरिकता दी गई। अब अगर हिंदुओं को यहाँ पे दिया जा रहा तो उस पर हमें आपत्ति क्यों है? वो कहते हैं कि नहीं है, आप समझिए ना। मैं आपके पास आना चाहूंगा, नहीं आप मुझे बताइए। फिरोज बख्श साहब, मैं वही कहते हैं कि हमें ये सीएए अगर आ जाता, जितना मैं मुजाहिरीन को समझ पाता हूं, जो लगातार हम उनसे बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं सीएए से हमको कोई मसला नहीं है, अगर ये अपने आप में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वजीर दाखिला या और वजीर
बार बार जब ये कहते हैं कि एनआरसी हम लेकर आएंगे, तो हमको ये बैठा दिया गया है, वो खुद कह रहे हैं हमको ये समझा दिया गया है हमारे जहन में कि ये सरकार ये जो नीयत है वो ठीक नहीं है, वो हमें निकाल के बाहर कर देंगे, असम जैसा कर देंगे। मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। आप इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्लेटफॉर्म से इसका जितना हो सके इस गुमराही है तो उसको दूर किया जाए, कंफ्यूजन है तो दूर किया जाए। देखिए ऐसा है इमरान साहब, एक सेकंड इमरान साहब, ऐसा है देखिए कि तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, तरह तरह की जो है लोगों को भटकाने की भड़काने की कोशिश की गई। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है मुझे भी गालियां पड़े हैं, मुझे कहा जाए कि आप तो चापलूस हो, आप तो चाटुकार हो, आपको तो क्या मिलता है बीजेपी से, क्या मिलता है आरएसएस से, ये बेकार की बातें। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, अगर देखिए हर मुल्क का एक रजिस्टर होता है, अब उसको आप एनपीआर कहिए, उसको एनआरसी कहिए, अगर अब एनपीआर बनता है, एनआरसी बनता है तो बन जाएगा, खानापुरी हो जाएगी। और ये तो ऐसी चीज है कि जिसके बारे में पता नहीं, पूरा बना भी नहीं। अब इसमें एक भी मुसलमान को बाहर नहीं निकाला जाएगा। और इसमें खुद आज ये इंद्रेश कुमार जी की मीटिंग हुई थी, वो बहुत बड़े, जैसे सीमा सिंह साहिब ने कहा, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, संघ के हुकूमत के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ी उनकी रिगार्ड है। उन्होंने खुद ये कहा कि आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट ने, डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, आप दिखा दीजिए। उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और वहां इस तरह से भड़काया जा रहा है। एक उन्होंने जामिया के प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया कि उससे किसी ने कह दिया कि आपकी ज़मीन है तो उसके कागज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप मुल्क बदर कर दिए जाओगे। ये किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है? कोई भी मुसलमान यहाँ से सीए के तहत, एनआरसी के तहत नहीं हटाया जाएगा। सदियों से रह रहा है, सदियों तक रहेगा। इतनी सीधी सादी बात है तो आपको क्यों नहीं समझ में आती? क्यों आप मुजाहिरीन का मुझे अपने प्रोग्राम में फेवर करते नजर आते हैं और तरह तरह के सवाल उठाते हैं? इतना सीधा साधा तो समझा दिया है। फिर ये मसला अगर नियत का है तो अब नियत कैसे डिसाइड की जाए? यही बात कपिल सिब्बल या कांग्रेस के दौर में भी हुई थी। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हम असल में हम करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही। मतलब इनकी नियत शुरू से गड़बड़ रहती है। इमरान साहब, तो कांग्रेस इस तरह से कहकर भी बात रख रही है। इमरान साहब, तो मुसलमानों के पेट में, मन में ये बात कैसे बैठ गई है? इमरान साहब, कपिल सिब्बल एंड कंपनी को सत्ता चाहिए, वो बिलबिला रहे हैं। जब तक उनके नीचे गद्दी नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, वो इस तरह से बिलबिलाते रहेंगे, मुसलमानों को भटकाते, बहलाते और भड़काते रहेंगे। और मुसलमानों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं सीमा जी से अभी यही इनवाइट करता हूं कि आप चलिए शाहीन बाग चलते हैं, शांति बाग चलते हैं, पटना में कई जगह पर हो रहा है, अभी अहमदाबाद में जो है रखियाल में हो रहा है। अगर कहीं भी हिंसा हो रहा है तो मैं आपके साथ खड़ा होकर के ये कहूंगा कि प्रोटेस्ट गलत हो रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, पास में हिंसा हुई है और उसकी जांच अभी भी चल रही है। जो सवाल पुलिस पे उठाए गए उसके जवाब अभी तक नहीं मिले। पुलिस ने कैंपस में घुसकर गोलियां चलाई है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये गलत बात आप देख लीजिए, रिपोर्ट है उसमें, रिपोर्ट है। आप पत्थर के मुकाबले में गोली चला दीजिए, अगर जायज है तो। गोली चला गई तो रिपोर्ट अभी जामिया में गोली चली है क्या? सीमा जी, इसका मतलब आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। पुलिस ने खुद एडमिट किया है कि हाँ गोली चली है, पुलिस की रिपोर्ट है। कितने लोग मरे हैं पुलिस की गोली से? मतलब पत्थर अगर चला रहे हैं तो गोली मारना जायज है। डिफेंस का राइट नहीं है। गोली से, डिफेंस का राइट गोली से पत्थर मारेंगे 10 आप बताइए ना, गोली चला सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, आप अकेले हैं और आपके ऊपर 100 लोग पत्थर मार रहे हैं, आप डिफेंस में गोली चलाएंगे? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो आप जस्टिफाई करती हैं, गोली मारना भी, मैं कहां कह रहा हूं कि पत्थर, मैं कहां कह रहा हूं कि पत्थर मारना दुरुस्त है? मुद्दा है क्या? सिर्फ इतना यही बात है? सीमा जी तो वही तो कह रहे हैं कि भाई आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी चल रहा है ना। एक नया विरोध दिखता है। नया विरोध नहीं है। सी मुझे मेरा सीधा सा सवाल है, दिखता है, इसलिए मैं खुद इमरान साहब चाहता हूं कि आप चाहते कि आप अभी बता देता हूं कि सीए में किसी भी तरह का रिलीजियन बेस नहीं होना चाहिए, एनआरसी कुछ भी ना हो। आप, मैं सीए की बात कर रहा हूं अभी, तो मैं एनआरसी की कह रही हूं कि आप देख लीजिए। अब मैं एनआरसी की बात करता हूं। मुझे जहां तक समझ में आता है और हमने जहां तक सुना अब्दुल मोइद अजहर साहब, शुरू में किसी ने भी इस बात को लेकर विरोध नहीं किया था कि सीए में मुसलमानों का सीए में मुसलमानों ने भी नहीं किया था। क्या मतलब भारतीय मुसलमानों को सीए और एनआरसी दोनों से भी मुसलमानों का इख्तिलाफ नहीं है का हक भी क्या मुसलमान नहीं देना चाहेगा? नैरेटिव है, देखिए गलत नैरेटिव है। सीए हो या एनआरसी हो, इससे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है भाई, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। हमने 341 में भी यही बात कही थी कि आप मजहब की कैद हटा दीजिए, सीए में भी आप मजहब की कैद हटा दीजिए, एनआरसी। अरे आप सिर्फ खदशात की बिना पर ये सब फिर आप डर फैला रहे हैं मुसलमानों। देखिए सुनिए मोहित भाई, आप चुप रहिए। फिर नहीं, गलत है फिरोज साहब, गलत है। मैं आप पहले बात कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। खदशात की बिना पर जिंदगी मत गुजारिए। आप गलत है। खदशा है कि कल को हमारा गला काट दिया जाएगा, बिला वजह बात कर रहे हैं, कल को हमारा गला काट देगा। मैंने कुछ, ये तो खदशा है ना। 5 साल में गले काट दिया।
कहना। आप नहीं, अपनी नहीं, बात please, रखिए। खदशे के ऊपर मत आपका चलाइए हक है। जिंदगी अपनी। नहीं, आप कोई कंफर्म बात हो आ रहा हूं सकती है। सर, आ रहा हूं। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, और जल्दी, गलत हो तो उसको आप ये तो समझा ऐसा ही जाइए। है, ऐसा ही है कि कौन सुन रही? प्लेटफॉर्म पे सर, मुसलमान मिल्लत बड़ा सुन रही है कह रहा हूं और मिल्लत आने सुन रही वाली है मजहब NRC की। की- यहाँ इस हटा प्लेटफॉर्म दीजिए। से मुसलमानों को बहुत उम्मीद है। मुझे एक मैं सवाल- मिल्लत को सुनाना चाहता हूँ जी। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आखिर इस मफरूजे वक्त पे मत चलिए। सबसे ज्यादा जरूरी NRC सर, बना सर, नहीं, हो कुछ गया। नहीं, आप डराए जा रहे हैं, आप डराए जा रहे हैं। क्यों आप इतना जरूरी हो गया आप पढ़े कि लिखे अभी और आदमी हैं, priorities आप नहीं है। अल-अज़हर से पढ़ के आप आए हैं, priorities नहीं है। मुसलमानों को आप सही रास्ता postpone कर बताइए। दीजिए। पहले ठीक है? बात सुन आप लीजिए, वैसी लोगों वाली की बात मत लागू कर करिए। दीजिए। आप आजम बहुत खान सारे कानून वाली बात लागू मत हुए, करिए। ये भी आप कानून मौलाना लागू हो आजाद और जाएगा। डॉक्टर जाकिर आप हुसैन वाली बातचीत बात कर करिए। लीजिए, डायलॉग अरे, कर मुझे बड़ा लीजिए, अफसोस होता लोगों की है बातें आप सुन जैसे लीजिए। नौजवानों को जब मैं देखता हूँ यासिर कि आप गिलानी साहब, मुसलमानों को बजाय आज अफसोस होने लगा। जलती हुई आग मुझे पे आप अफसोस पानी नहीं है डालें, आपसे। आप उस आग को और भड़काते हैं। आप आ रहा हूं उसका सर, समर्थन- आ रहा हूं। मुसलमान यासिर देखिए गिलानी मारा साहब, जाएगा, गिलानी पुलिस साहब, की गोलियों से मारा जाएगा, सर, फौज के जरिए मारा जाएगा। सर, अगर आप जैसे ठीक है लोग सर, मुसलमानों आपने को अपनी बात भड़काते रख दी रहे, ना। गोली आप मरवाना है कहिए, तो गोली मरवा आप बच्चों से कहिए जामिया आपको के, बम से आप उड़ाना है बच्चों तो से बम कहिए से उड़वा JNU के, दीजिए। सर, हो गया आप JNU दोनों के, का। कि भाई सर, आप जाइए आप दोनों क्लास का में हो गया हो। वापस, आप इम्तिहान दीजिए, फिरोज बख्श साहब, आप अपना फिरोज बख्श पढ़ाई साहब, करिए, आगे जाके एक अच्छे इंसान बनिए, मुल्क को कौम की तरक्की करिए। आप भड़का रहे हैं उन्हें, आप तालिब इल्म को भड़का रहे हैं, आप पूरी कौम को भड़का रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करिए। जहर आप अफशानी मत दोनों कीजिए। बहुत मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक करके बात आए। आपके भी सवाल हो सकता है जायज हो और आपके भी जवाब हो सकता है जायज हो, लेकिन अगर वो सही से नहीं जाएंगे लोगों के बीच में तो उनका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। सर, कैसे बनेगी बात? बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया था और दोनों ही हजरात जो है अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं इसी पर आता हूं, यही एक बड़ी वजह है कि मुज़ाकरात से परहेज हो रहा है और हर कोई अपनी अपनी नजरिए और बात पर अडिग है। लेकिन ये कब तक चलेगा? यासिर जिलानी साहब, अभी अब्दुल मोइद अजहरी साहब ने कई सवाल उठाए और कई आप लोगों से भी जवाब चाहे। आप ही दे दीजिए, मेरे प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन आप प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, CAA की खूबियां यहां मत बताइएगा। मैं आपसे जो मुसलमान का सवाल है, आम मुसलमान का, कि NRC जब होगा, चूंकि आपकी नीयत खराब है इसीलिए आप उसमें गैर मुसलमानों को तो अंदर कर लेंगे लेकिन मुसलमानों को जिनके पास कागज नहीं होंगे बाहर कर देंगे, चूंकि आपकी नीयत खराब है। ये कांग्रेस और बाकी सियासी जमातों ने, जैसा कि वो कहते हैं, बैठा दिया है। आप अच्छा, मुझे जैसा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर मेरा, ठीक है, आपने जैसा की तर्ज पे जो पूछा और उन्होंने है, कहा कि आपकी नीयत खराब है। सुन लीजिए, आपने एक तबके के लिए सुनिए, आपने सवाल कर लिया। आपने कहा कि अभी आप देख रहे हैं मुजाहरे, भारत में कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, तो NRC आएंगे तो क्या लगता है कि 20 करोड़ मुसलमान चुपचाप बैठ जाएगा? ये आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल जवाब। देखिए, हर आदमी अपने हक के लिए, हमें आर्टिकल 19 जो है वो ताकत देती है लड़ने की, लेकिन अगर आप आंख बंद कर लेंगे, चश्मा चढ़ा लेंगे, तो आप अपने आप से भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक कहा जाता है ना कि शिकारी जब कबूतर या शुतुरमुर्ग, जिसका चांसलर साहब कह रहे हैं कि जब शिकारी आता है तो वो अपने सर को छिपाने की कोशिश करता है, उसका धड़ दिखता रहता है लेकिन वो सर को छिपा लेता है कि शिकारी देखेगा नहीं, तो ये वाली हरकत ना करें। अब अजहरी साहब की सुन लीजिए, आप 20 दिन पुराने हमारा इनका डिबेट CAA का निकाल के देख लीजिए। ये हमारे साथ खड़े थे, CAA के बारे में बता रहे थे कि CAA से मुसलमानों का कोई कुछ नहीं होने जा रहा है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो 1947 में मुसलमान आ गए, वो भारत के भूमि पुत्र हैं। यही बात मैंने कही थी, इन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन अब क्या है कि देखिए, एक बड़ा मसला ये है कि जब ये अब चौधराहट की बात आ गई, जिद की बात आ गई, अब इनको लग रहा है कि शाहीन बाग में मजा आने लगा है, अब आंदोलन सजने लगा है। आज एक दूसरे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखा दिया, 700 से 500 रुपए का रेट है पर आंदोलनकारियों का। मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अभी इससे पहले के चैनल पे था, वहीं स्टिंग चल रहा था। बिरयानी कैसे आ रही है, कौन कहां से आ रहा है, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, कौन कितने घंटे कितने शिफ्ट में रहेगा वहां पे, उसके बाद कौन सी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, फिर कौन से शिफ्ट में कौन से लोग आएंगे और कौन से बाकायदे नेता बुलाए जाएंगे जो उसमें आके लोगों को बांधने के लिए उनकी स्पीचेस आएंगी। तो ये जब किसी आंदोलन में आ जाए, आप शुरू से इनके जितने भी इंतजामिया हैं, इनसे जब आप बात करेंगे, एक इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, उससे जो टीवी पे दिखाई देते हैं, कल परसों भी हमारे साथ डिबेट में थे, वो कह रहे थे कि ये तो आम आदमी का आंदोलन है, इससे खास से कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी का लीडर नहीं, कहीं कुछ नहीं, लेकिन कोई ऐसा दिन है शाहीन बाग में
क्योंकि इन्हें भी मालूम है जो आंदोलन करा रहे हैं वहां पे कि जो लीडर भड़काने और गुमराह करने वाले अगर नहीं आएंगे तो वहां औरतें नहीं बैठ पाएंगी। इस ठंड में जो औरतें बैठी हैं, मैंने उनके जज्बे को हमेशा सलाम किया। चांसलर साहब ने कहा जरूरत नहीं थी सरकार को इस वक्त ऐसी कोई चीज लाने की, लेकिन जो चीज आई है उसको समझने की तो कोशिश की जाएगी। ये बताइए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई फायदे मुझे मत बताइए, लेकिन अगर आप वजीर आजम को नहीं मानेंगे, वजीर दाखिला को नहीं मानेंगे, आप हम लोग कोई बात करेंगे तो वो कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर भेजो, कैबिनेट सेक्रेटरी भेजो। आप उनकी, जब आप वजीर आजम की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात नहीं मान सकते। एमआईएम का लीडर भड़का के मुंबईया वो फिल्म तो जो होती, आपकी पहल को भी ठुकरा दिया, एमआरएम की पहल को भी ठुकरा दिया, उसके स्टाइल, आज उसमें भी मुखालफत शुरू हो गई। देखिए मुखालफत नहीं, मैं मुखालफत को नहीं कह रहा, सुनिए आप तो सरकार हैं, आप क्यों नहीं नरम पड़ जाते थोड़ा सा और नीचे आ जाइए? इसमें क्या नरम? अच्छा मेरे चैनल पे कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट में अरे बड़े साहब ये क्या नरम पड़ा जाए, ये बताइए। अच्छा किस जगह नरम पड़ा जाए? अरे किस जगह नरम पड़ा जाए बताइए, किस जगह नरम पड़ा जाए? एक पॉइंट तो अभी हमारी बहन ने कहा, सीमा जी ने कहा कि 2 पेज का सीए का बिल है, 2 पेज का सीए का बिल है, उस बिल में क्या चेंज कर दिया जाए ये बताइए। क्या ऐसा कर दिया जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए, जब आप चौधराहट आपके अंदर आ जाए, मुज़ाकरात के हवाले से, अरे मुज़ाकरात अगर तभी बंद होगा जब इन लोगों के दिलों दिमाग, रद्द-ए-अमल क्या था? मैंने देखा वहां पे एक और किसी को शैतान कह रहे, अरे आप कांग्रेस के इसका नाम ले रहे। एक बात बताइए कि एक बहुत ही, आपको थोड़ा और समझदार नहीं बनना पड़ेगा। एक बहुत शानदार, मान लीजिए यहाँ डिबेट चल रही है हमारी और आपकी, कोई बंदा आके यहाँ पे हम चारों के बीच में उल्टी सीधी बात करने लगे और नारे लगाने लगे, तो उसको शैतान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बताइए। हमने तो उसके साथ कोई ऐसा नहीं कि कोई मारपीट हुई, जैसे ही लोग बढ़े तो हमने कहा नहीं, हमने हमेशा से अहिंसा का रास्ता हमारे इंद्रेश कुमार जी ने सिखाया है। सुन लीजिए, सिखाया है। हमने कहा कि जो कानून का तरीका है, क्यों नहीं जोड़ा? क्या सीएए में भारत सरकार ने मुसलमानों का नाम जोड़ लिया होता, अरे चाहे जोड़ा हो या नहीं जोड़ा हो, चांसलर साहब एक बात बताइए, जो बार बार और यहाँ पे मेमन जो है बार जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात, अच्छा जो बार बार परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात हो रही है, तो ये बताइए जो इस्लामिक देश में मेजॉरिटी कौन है? लोग यहाँ रह रहे हैं, 3 मुल्क लेते हो, सारे किसी भी मुल्क से कोई भी बंदा, अजहरी साहब ये आपने वही सर मार रहे हो दीवार में, क्योंकि आपने जिद पकड़ रखी है। नहीं, आप समझने के लिए पाकिस्तान के अहमदिया है, मेमन आपके लिए जो सताए हुए वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। आप बार-बार कंफ्यूज होते हैं। मैं कहीं कंफ्यूज नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी आप मेरी दीवार पे 3-4 अलग-अलग बातें कर चुके हैं। आप कैद हटा दो ना। नहीं, इनके हिसाब से, आपके हिसाब से सीरिया के लिए भी खुल जाए, नाइजीरिया के लिए भी खुल जाए, अफगानिस्तान के लिए भी खुल जाए, इराक के लिए भी खुल जाए। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या दिक्कत है? अजहरी साहब एक बात बताइए कि एक आप तो नेताओं वाली बात कर रहे हैं, उनके लिए खुल ये जाए। तो सरकार को जब मुसलमान अफेक्ट ही नहीं हो हमारे रहा, अपने तो देश में बेरोजगारी है, हमारे अपने देश में भुखमरी है, आप दूसरी कंट्री से क्यों ला रहे हो? ये तो आपको समझना चाहिए। नहीं, ये तो आपको समझना चाहिए कि अभी जो है इसी साल का आंकड़ा ये है कि किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने 12,000 से ज्यादा खुदकुशी कर ली है। ये चादर मुसलमानों के ओढ़ने की है ही आप नहीं। रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप नेता बनना चाह रहे हैं, आप ये सबसे आगे आप एजेंडे पे आ गए, अय्यर साहब लाहौर गए, वहाँ का एजेंडा शाहीन बाग में ले आए, मेरा सीधी सी बात कन्हैया लाल आके भड़का रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें ऐसा ही शौक है नेतागिरी करने का, सामने आओ, पुलिस की गोलियां खाओ। आप मजहब मनीशंकर अय्यर गोलियां खाइए आप, ठीक है? और कन्हैया कुमार आइए, गोली खाइए आप। मुसलमानों को मरवाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं इनके साथ चलूंगा। आप जैसे कहते हो ना कि कहने की बात है सब, नहीं मैं साथ रहे मुसलमानों को भटका रहे हैं, टेलीविजन पर बैठ करके मैं वादा कर रहा हूँ कि जिलानी भाई के साथ मैं चलूंगा और आइए बताइए कि कौन सा कैबिनेट मंत्री आकर उनसे बात करना चाहता है। आइए चलिए, पुलिस की गोलियों सीमा जी क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? नेतागिरी सीमा जी दिक्कत मैं भी चाहता हूँ मुसलमानों को बख्श दीजिए। अल्लाह के वास्ते सीमा जी बोल रही है, सुनिए तो। मुसलमानों को बख्श मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ, ऐसे नहीं होती। टाइम होता है, ठीक है अजहरी साहब की जो है प्रोटेस्ट सारे मुसलमानों से पूछ लीजिए। ठीक है सर, सीमा जी आप बोलिए। अमित शाह जी के बयान पे बयान नहीं आ रहे हैं, भटका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फुसला भटका रहे रहे हैं। यार सही रास्ता बताइए सर, ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स अजहरी साहब आप खामोश हो जाइए, मैंने आपको सुन लिया। प्रोटेस्ट करें, सुन लिया, पढ़ा लिखा आपको सुन लिया और आपके चार से और नए कंफ्यूजन सुन लिया। सारी चीजें जो है वो अब सीमा जी आप
के कंधे सीमा पर जी, बंदूक सीमा जी, रखेगा। अजहरी साहब को अगर आपको जवाब देना हो तो क्या देंगी? मेरा देखिए ये जो ऐसा बात कब कह तक रहे हैं, चलेगा? ये जी। जो बात कह रहे हैं ये प्योरली इलॉजिकल है। आप खुद सोचिए, इन्होंने या किसी भी जैसे किसी भी इस्लामिक कंट्री ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि इन 3 कंट्रीज में जो माइनॉरिटी का परसिक्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए? कोई खड़ा हुआ उनके लिए? माइनॉरिटीज की इन देशों में कितनी बुरी हालत है। क्योंकि सीमा इस्लामिक स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट सही बात है। है। यहाँ पे हर फिरके के ऐसे देखिए, लोगों को आप ऐसे ईसाइयों में ऐसे 400 फिरके हैं, सब हिंदुस्तान में आराम से रहते हैं। मुसलमानों में भी दुनिया में कोई कहा भी जाता है कंट्री 72 इस्लामिक फिरके हैं, है सब नहीं। यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ किसी से और कहता मुल्क में हूँ, रह रहे हैं, कोई भी इस्लामिक ईरान में कंट्री रह नहीं। रहे हैं, मुस्लिम कंट्री इराक में रह रहे हैं, इस्लामिक कंट्री सीरिया में रह रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सारे दुनिया के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में मेरे पास वक्त कम है, एक-एक करके वेलकम बोल किया है, खैर मकदम किया है सबका। ऐसे मत करिए, मिल्लत को आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत बड़े पैमाने पर मिल्लत सुन रही है सर। सर सीमा जी, एक-एक करके सीमा जी आप अपनी बात मैं रखिए। सिर्फ ये जी। कह रही थी कि 53 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इन इस्लामिक कंट्रीज ने इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज का इतना भयंकर परसिक्यूशन हुआ, यहाँ भारत के मुसलमानों ने भी क्या इसके खिलाफ कभी आवाज उठाई? दूसरी बात यहाँ पे कश्मीर से जब हिंदू भागाए ईमानदारी की गए बात तो है हमने तुम्हारी। क्या उनको बोला कि वो हिंदू जो है वहाँ के परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं? क्या परसिक्यूटेड माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जिनकी संख्या कम है? आप कहिए कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे अफगानिस्तान के लिए, हर कम्युनिटी इस्लाम मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दीजिए, तो आप बोलिए ना कि इन कंट्रीज को भी सेकुलर कंट्री होना चाहिए, हम दरवाजे खोल देंगे। एक इस्लामिक कंट्रीज जो डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट हैं, उनके लिए आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस परसिक्यूशन को आप बेस ना बना करके आप इसमें से रिलीजन का क्लॉज हटा दीजिए? आप खुद सोचिए इमरान भाई, क्या ये संभव है? जो ये बात तो गांधी जी ने, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल ने पास की हुई है 1947 में। अम्बेडकर ने बोला हुआ है इसको कि ठीक है। समय आने पे आप सिटीजन ठीक क्लॉज है। में वहां के जिलानी साहब, आप एक सियासी लीडर भी हैं आप पढ़िए जाकर के और डिबेट देखिए, मुस्लिम उसमें क्या राष्ट्रीय लिखा मंच हुआ का है। चूंकि आज प्रोग्राम था और वहां पर ये सब हुआ, एक आप लोगों ने पुल बनाने की कोशिश की, अपने ढंग से उलमा हजरात को बुलाने की कोशिश की। हालांकि इल्जाम तो आप लोगों पर भी लगता है कि वो आपके ही विचारधारा के लोग थे, पर दूसरा ग्रुप वहां पर आया और उसने कहीं ना कहीं मुखालफत की। तो ये इख्तलाफ सियासी इतनी शिद्दत क्यों लेते जा रहे हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई तो रास्ता होगा ना ताकि कोई बात हो सके। अब ये कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? अगर इसके पीछे राजनीति भी हो रही तो दिल्ली चुनाव है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, मतलब 21 तक चलेगा ये? देखिए, ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे, बहुत गौर से देखने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग को वसी हो करके सोचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल पॉलिटिक्स है और खास करके दिल्ली में चुनाव है। और दिल्ली में चुनाव में तो जो फिर मैं गौर से That's देखूंगा it. तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल कर लूंगा, कैसे क्योंकि उनकी आप भी कैसे politics करें, है। कैसे करेंगे, नहीं। कैसे करेंगे जब अभी तक आप तो बातचीत हो जाएगी, समझने की कोशिश जिलानी करिए। की बात जो है $20 मिलियन की बात है, बिल्कुल ठीक सही है। इन्होंने कहा। जी। इलेक्शन को देखते हुए ऑपोजिशन पार्टी जो है, तो जिलानी ये साहब, सब जिलानी साहब, फिर मैं गौर से जो है देखूंगा तो जहर फैला रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है ना? नहीं, कैसे वो शामिल नहीं सुनिए। शामिल। क्यों? कैसे वेस्ट शामिल बंगाल में, सुनिए, अब वेस्ट सुनिए। बंगाल में आपका अरे टारगेट है, वहां पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि 40 से 70 सीटों पर इफेक्टेड है, हिंदुओं की कम्युनिटी है, और वो कहीं ना कहीं इसका स्वागत कर रही है। तो आप लोग वहां तक भी अपनी सेंधमारी करने, मतलब है तो सबकी अपनी अपनी, तो आप भी इस ढंग से उस पर जो बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन सा क्रिएट रहे ताकि अपना भी पोलराइजेशन होता रहे। हम ऐसे क्यों ना देखें? पर जब आप दिल्ली में तो राजनीतिक डॉक्टर इमरान, लोगों की ये बात तो करें ऑपोजिशन जल्दी पार्टी जवाब ही कर रही हैं। जी। वेस्ट बंगाल आज देखिए, मसला नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो सियासी गिद्ध हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनको जो तुष्टिकरण की जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसको वो आज 70 साल से बना के रखा हुआ है और मानते हैं मुसलमानों का वोट, वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसकी नजर है इस वक्त। उसको लगता है कि ये अगर हम मैनेज कर लेंगे तो शायद दिल्ली का चुनाव उनकी तरफ आ जाएगा। ये लड़ाई कांग्रेस और आप के बीच की बात है। मुसलमान, आपको भी मालूम है कि जब मुसलमान इलाके से बॉक्सेस खुलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलता है, ये जग जाहिर है, इसकी सच्चाई सब जानते हैं। तो उनकी इस लड़ाई में, उनकी उस चौधराहट की लड़ाई में, मैं अजहरी साहब को, वो तो वहीं के हैं, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक कोने पे जो राइट साइड का कोना है उसको एक पार्टी के नेता ने संभाल रखा है, लेफ्ट साइड के कोने को एक पार्टी के नेता ने संभाल रखा है, और जब तक वो चाहेंगे वो आंदोलन चलता रहेगा। जिस वक्त उनको लगेगा कि उनका काम पूरा हो गया, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। इस आंदोलन से किसी भी मुसलमान मतलब ये को एक सियासी कोई जंग इम्पैक्ट और इफेक्ट सियासी नहीं हो रहा है। इसमें लड़ाई ज्यादा है, सियासी जंग है और अपने अपने मुसलमान वोट जो- की ये लूट है। देखिए, मुसलमानों को अपने भी अपने समझ में वोट आ रही बैंक है। को बचाए रखने, बनाए रखने। सबसे और वोट की- अफसोसनाक इस पर भी, पहलू डॉक्टर इमरान- चलिए इस पर भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अभी पूरा वक्त हुआ जाता है सर, ठीक है, अभी पूरा वक्त हुआ जाता है। इसको कई और नजरिए से भी देखने की जरूरत है। तो सियासी
इख्तलाफ में शिद्दत आ रही है, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, लेकिन नजरिया अपनी जगह हो सकता है, लेकिन नजरिए से बड़ा मुल्क होता है और हमें मुल्क को देखने की इस वक्त जरूरत है। इस पर भी सबको गौर खोज करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या मुजाहिरीन हो, सबको इस तरफ देखना और समझना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए।